हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। ये वीडियो नवोदय विद्यालय समिति के 2022 में हुए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जाम का मैथ्स का सॉल्यूशन है। ये एग्जाम 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन है। जो भी प्रतियोगी NVS 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका आइडिया ज़रूर लग जाएगा। और इससे पहले मैं NVS की 2 वीडियोस और अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखें। नाउ जिन्होंने परीक्षा IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की और अपडेट्स मिलती रहें। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट इस तरह की और भी क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 1 आवर 45 मिनट्स लेट। अब देखिए, इनिशियल स्पीड को अगर मैं 1 मान रहा हूँ या फिर मैं अगर 4 मान रहा हूँ इनिशियल स्पीड को, तो बाद में मेरी स्पीड क्या हो गई? फाइनली 3 हो गई। यही तो वो बोल रहा है, 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो अगर मेरी स्पीड की रेशियो ये है 4:3, तो मेरी टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 3:4। मतलब इनिशियल टाइम ये था, फाइनल टाइम ये था। तो इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 1 आवर 45 मिनट्स लेट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट। ठीक है। तो वो कह रहा है यूजुअल स्पीड पे कितना लगेगा, तो यूजुअल स्पीड पे हमें लग रहा है कितना टाइम? 3 घंटे। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी भाई? 315 मिनट। और इसको अगर मैं घंटे में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 15 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर लेकिन ये सवाल आता है तो इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये लिख रखा है 3/4, इसको डायरेक्ट तुम ऐसे ही लिख दो 3/4। तो ये जो रेशियो होगी ये तुम्हारी टाइम की रेशियो। 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड लिखा है तो आप 3/4 को ऐसे ही कर लो। इसको आप ओरली कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी का निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया? मान लो 60 काम था, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 दिन तक लगातार काम किया, उसके बाद ए वॉज रिप्लेस बाय सी। तो 8 5 ज़ 40 और 40 काम किया। ठीक है। 40 काम करने, अगर 40 काम कर लिया दोनों ने मिल के, तो अब कितना काम बचा? लेफ्ट वर्क 20 काम बचा। और ए को सी से रिप्लेस कर दिया और काम अगले 4 दिन में हो रहा है। अगर काम 4 दिन में होना है मतलब 5 एफिशिएंसी रहेगी मेरी टोटल। किसकी एफिशिएंसी रहेगी? ए प्लस सी, सॉरी ए नहीं, ये सी प्लस बी की रहेगी। और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है क्या कि 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2। तो अगर सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, अब मुझे निकालना है कि सी जो है 80% काम, इसका 80% क्या होगा? 48। 48 काम को सी कितने दिनों में करेगा? तो 48 तो काम करना है उसे, एफिशिएंसी उसकी 2 है, तो कितने दिनों में कर लेगा? 24 दिनों में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, 24। अब देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 33 1/3% एसिड। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट 25% एसिड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 30 लीटर मिक्सचर है एसिड वाटर का, उसमें क्या है? 1/3 जो है वो एसिड है। 1/3 अगर एसिड है, ये एसिड है, ये वाटर है, तो 10 लीटर मेरा क्या हो गया? एसिड हो गया। 20 लीटर क्या हो गया? वाटर हो गया। कितना पानी मैं ऐड करूं ताकि मेरा 25% एसिड हो जाए? अब मुझे पानी ऐड करना है, इसका मतलब मेरा एसिड तो जो है वो तो उतना ही रहेगा। तो एसिड मेरा 10 लीटर ही है। अब ये जो 10 लीटर है ये कोरस्पॉन्ड क्या कर रहा है? ये कोरस्पॉन्ड किसको कर रहा है? आप ये बताइए। ये 25% को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के 25% को। तो 75% मेरा क्या होगा? पानी होगा। तो अगर 25% मेरा ये है तो ये मेरा 30 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ 30 लीटर लिख दो। तो 20 लीटर से 30 लीटर हो गया, मतलब मैंने कितना पानी ऐड किया? 10 लीटर पानी ऐड करा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। अब देखिए, इस सवाल में वो बोल रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन टुगेदर कम्प्लीटली फिल योर टैंक इन 24 मिनट्स एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब pipe A that can fill the tank in 40 minutes was closed at 30 minutes before the tank would be filled। मतलब ये है कि A और B जो हैं
वो आपके 24 मिनट ले रहे हैं, ठीक है, किसी टंकी को भरने में। ए जो है कितना ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है टंकी भरने में। तो 120 अगर ये मैं इनका वर्क ले लूँ तो ये 5 टाइम जाएगा, और ये 40 मिनट्स ले रहा है ना, तो ये 3 आ जाएगा। तो अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वो ये कह रहा है कि ए को मैंने 30 मिनट पहले बंद कर लिया, तो तुम मान लो तुमने 30 मिनट पहले बंद नहीं करा, तो और ये कितना भरता, मतलब ये 30 मिनट में और कितना भर देता, जो जितना इसका ये है 120, तो ये 30 मिनट में कितना भर देता, 90 भर देता है ना, 30 मिनट में 90 भर देता। तो ये 210 हो गया, और दोनों को फिर कितना लगता, डिवाइड बाय 5, तो 42 मिनट में टैंक जो है वो पूरा भर जाता। ठीक है, देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि इफ़ पी इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9 एंड 8, तो 4, 9, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि 9/4 इज इक्वल टू P/8, जिससे कि P की वैल्यू मेरी आ गई 18। अब कह रहा है Q गिव्स थर्ड प्रोपोर्शनल टू P एंड 30, मतलब P, 30 और Q ये इस तरह से है। तो P तुम्हारा 18 आ ही गया था, तो इसका मतलब है 30/18 जो होगा वो Q/30 के बराबर होगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू 30/18। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई 50। अब वो कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल बताओ 32 और Q के बीच का, तो 32 और 50 का मीन प्रोपोर्शनल बता देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2, 4, 5, तो ये कितना आ गया 40 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 20% एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 864,000। अब देखो 2 साल पहले ये थी, 1 साल पहले ये हुई, और एट प्रेजेंट क्या हो गई 144। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 144 किसको कोरिस्पॉन्ड कर रही है, 864,000। 12 12 ज़ा 12, 7 ज़ा 84, 12 2 ज़ा 24, 000, 12 6 ज़ा 72। ठीक है, ये मेरा हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब वो कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉपुलेशन 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या था पॉपुलेशन का गैप 44, एंड 1 साल 1 साल पहले, ये तो 1 साल पहले क्या था 24। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, 44 माइनस 24, मतलब तुम्हें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 20 यूनिट, अब मेरा यहाँ से 144 यूनिट का इतना निकला था, तो 20 यूनिट का क्या निकल जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 6000, जो कि क्या आ जाएगा 120,000। तो ये आंसर आ गया, दिस इज माई आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का पैराग्राफ फॉर्म में। निधि ट्रैवल्ड 16 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा एट 32 किलोमीटर पर आवर टू रीच द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अगर वो 16 किलोमीटर, तो एक तो यहाँ बना लो डिस्टेंस का, एक यहाँ बना लो स्पीड का, यहाँ चाहे बना लो टाइम का, और यहाँ पे फेयर की भी बात हो रही है, यहाँ फेयर का बना लो। तो अगर वो 16 किलोमीटर चली 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मतलब आधा घंटा लगेगा। ठीक है, शी ट्रैवल्ड इन ट्रेन, ठीक है, ये ऑटो की बात हो रही है। सेकंड वाला ट्रेन, ये ऑटो, फॉर 4.5 आवर्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 4.5 घंटे से चल रहा है, तो मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 9/2, 36 इंटू 9। ठीक है, तो 324। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेन जर्नी के लिए कितना दिया, 530 रुपये, और उसके बाद उसने टैक्सी हायर करी, और वो कितने उससे चली स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधे घंटे में वो पहुंच गई।
तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कर लिया, 20, 20 कर लिया। अब ऑटो रिक्शा ने चार्ज किया 25 रुपये पहले 2 किलोमीटर के लिए, तो डिस्टेंस उसने कितना करा था ऑटो रिक्शा ने भाई, 16 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए तो 25 रुपये, उसके बाद 14 किलोमीटर के लिए, है ना, 14 किलोमीटर के लिए कितना करा, तो 140 हो जाएगा। तो 140 ये कितना हो गया, 165। और टैक्सी का 20 रुपये हुआ पहले किलोमीटर के लिए, तो 20 रुपये तो एक हो गया फर्स्ट किलोमीटर। और उसके बाद 15 रुपये फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। अच्छा, टैक्सी का, टैक्सी का, हाँ, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो ये, फिर 19 किलोमीटर बचे, तो 19 किलोमीटर के लिए 15, तो 15 ज़ा 225 और 15 ज़ा 60, राइट। तो ये हो गया 285 प्लस 20 कितना हो गया, 305। तो यहाँ आ गया 305 रुपये। अब देखो वो कह रहा है कि इफ निधि हैड प्रेफर्ड टू ट्रेवल बाय अ फास्टर ट्रेन विच चार्जेस 20%। अब देखो निधि ने कितना पैसा खर्च किया टोटल, अगर आप ये देखोगे तो 5 5 10 और 6 7 8 9 10, 2 2 3 5 5 5 10, मतलब 1,000 रुपये निधि ने खर्च करे। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर ट्रेन जो है वो 20% ज़्यादा चार्ज करती, तो ट्रेन का यहाँ है, तो 20% ज़्यादा चार्ज मतलब कितना करती वो, 106 रुपये और ले लेते, तो यहाँ वही रहता है 165। ठीक ठीक है, अगर 106 रुपये ज़्यादा ले लेते तो इसमें भी, इसमें 106 रुपये बढ़ता, ठीक है। तो कितना रुपये बढ़ गया, 106 रुपये बढ़ गया मेरा, कितने से, 1,000 रुपये से, ठीक है, इंटू 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 10.6%। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 10.6। अब देखिए इस सवाल में हमसे वो बोल रहा है कि उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया था टू रीच हर अंकल्स प्लेस। तो अमाउंट एक्चुअली हमने निकाल ही लिया था, ठीक है। ये 165 ऑटो से लगा था, 530 जो है ट्रेन से लगा था, 305 टैक्सी से लगा था, तो नेट अमाउंट हमारा कितना लगा था, 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका, 1,000 रुपीज़, ओके। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया भाई, ये 16, 340, 20, 360। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब आधा, और 9/2 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन 9/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन 11/2, तो ये कितना आ गया 720 अपॉन 11, तो ये जाएगा 65.4। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 65.5। दिस इज माई एवरेज स्पीड, ओके। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि एक आइटम जो है वो 14,000 से मार्क्ड है और डीलर ए ने जो है 25% डिस्काउंट के साथ तो खरीदा और 15% डिस्काउंट से बेचा। डीलर बी ने जो है 30% डिस्काउंट से खरीदा और 20% डिस्काउंट से बेचा। कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इज व्हाट परसेंट हायर देन दैट ऑफ डीलर बी। तो अब आप एक चीज समझो कि अगर मार्क्ड प्राइस आपकी 14,000 है, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर ए कितना हो जाएगा, 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 85% ऑफ 14,000। तो 85% कैसे निकालूंगा मैं, इसका आप निकाल लो 20%, 14 × 2 = 2800, राइट। और इसका फिर 5% निकाल लो, 5% कितना आ जाएगा 700, इसका मतलब आ गया 2100। 2100 इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ए, 11900। और इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकाल लूंगा, वो क्या है 80%, तो इसका 80% क्या हो जाएगा भाई, 14 × 8 = 112, तो 11200। तो अब ये कितना ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, तो 700 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वन सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो 112, 7 7 7 6 42, तो 1/16 की फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.25%। ये आपको याद पता होना चाहिए, आपको याद रखना है। तो 6.25% कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि विच डीलर अर्न मोर ऑन सेलिंग द आइटम एंड बाय व्हाट परसेंटेज। तो डीलर ए की हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी,
डीलर ए की कॉस्ट प्राइस कितनी उस पर आई थी, 25% डिस्काउंट पे। तो मतलब 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में, मतलब 3750 जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, 11250 को। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। और सेलिंग प्राइस क्या आएगी ए की, सेलिंग प्राइस ए की हमने निकाली थी, ठीक है, प्रीवियस उसमें क्वेश्चन में, तो 11900 आई थी। तो इसमें कितने का गैप आ रहा है, 50 से आप 300 पे पहुंचोगे, 650 का गैप आ रहा है। और अगर मैं डीलर बी की बात करूं, तो कॉस्ट प्राइस जो है डीलर बी की वो कितनी है, 30% डिस्काउंट ऑफ मार्क्ड प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस मतलब 70%, तो 9800। और इसकी सेलिंग प्राइस भी हमने निकाली थी, वो क्यों नहीं आई थी, 11200। तो इसमें जो गैप आ गया वो कितने का आ गया भाई, 200 में जो है 1000 और 200 और मतलब 400, मतलब 1400। अब जो है 650 और 1400 में कितने का गैप आ गया, अगेन 650 का ही आ गया, नहीं 650 का नहीं आया, सॉरी, ये आ गया 50 में। आप कहाँ पर जाओगे, 700 पर, 750 का आ गया, है ना, 750 का गैप आ गया। तो कितना ज़्यादा है, 750 ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इस तरह का जो है हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका इतना परसेंटेज आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम निकालना है। अब देखिए फ्रैक्शंस का जो एच सी एफ या एल सी एम निकलता है ना, उसका एक अपना अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी और दूसरा फ्रैक्शन है क्यू अपॉन आर, और वो कह रहा है मुझे इसका एच सी एफ बताओ क्या होगा। तो इस पूरे फ्रैक्शन का जो एच सी एफ आएगा उसमें हम न्यूमरेटर का तो निकालेंगे एच सी एफ, और हम डिनोमिनेटर का निकालेंगे एल सी एम। ठीक इसी तरह अगर ये एच सी एफ के लिए, अगर वो मेरे से कहता कि इसका बता एल सी एम क्या होगा, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर का तो निकालते एल सी एम ए और क्यू का, और एच सी एफ हम निकालते बी और आर का, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। अब सेम यही प्रोसेस हम इन फ्रैक्शंस में फॉलो करेंगे। तुम्हें फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/5, 14/15, 9/25, 3/10 और 2/3। तुम्हें निकालना है इसका इन सब का एच सी एफ। तो तुम न्यूमरेटर का तो ले लो एच सी एफ। अब देखो इन सब का एच सी एफ क्या आएगा, कुछ सिंगल टर्म है सब में कॉमन, नहीं, तो 1 एच सी एफ आ जाएगा। अब एल सी एम क्या आएगा, देखो एल सी एम किसका लोगे, तुम लोगे एल सी एम इसका, ठीक है, इसका इन सब का एल सी एम लोगे। तो ये तो 5 तो 5 आ गया। अब यहाँ 5 और 3 फैक्टर हो गया, यहाँ 5 स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 और 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या बैठेगा, देखो 5 का तो स्क्वायर, एक 3 बैठ जाएगा और एक 2 बैठ जाएगा। तो ये मेरा निकला इन सब का, सारे फ्रैक्शंस का ये मेरा निकला एचसीएफ। अब मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं एलसीएम लूंगा न्यूमरेटर का, और एचसीएफ में लूंगा किसका, डिनोमिनेटर का। तो अगेन डिनोमिनेटर का एचसीएफ तो क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम देखो क्या आ जाएगा भाई, ये इसका क्या है, इसको अलग कलर से लिखता हूं। इसका फैक्टर क्या है 4 का, 2 स्क्वायर, 14 का क्या है 2 इंटू 7, 9 का क्या है 3 स्क्वायर, और 3 और 2, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा एक, तो देन 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। तो यही फैक्टर बैठेंगे। तो अब इसका, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एक तो हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ए रह गया, यहाँ से एक ए रह गया, तो ये आ गया 42/25, 42/25। तो वही इसका आंसर हो जाएगा 42/25, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल पोल्स टाइड टू अ स्ट्रिंग विद द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
इफ़ बोथ द स्ट्रिंग्स आर 100 मीटर, दोनों स्ट्रिंग 100 मीटर के हैं, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये भी 100 मीटर का है और ये भी 100 मीटर का है। एक का एंगल 45 दे रखा है, एक का 60 दे रखा है, तो साइन 45 लगा दोगे, साइन 45, इसको मान लो h1, इसको मान लो h2, तो h1/100, ठीक है। तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50√2, और साइन 60 क्या होता है √3/2, ये होता है h2/100, तो h2 क्या हो जाएगा 50√3। तो अब इनकी हाइट का डिफरेंस क्या होता है h2 माइनस h1, 50 टाइम्स √3 माइनस √2, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द 6 डिजिट नंबर सच दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 33। तो 33 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे कि इस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है 9 + 4 13, 13 16 17 प्लस 2k, राइट। नाउ ये इसमें k क्या रखें कि वो डिविजिबल हो जाए 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तो k को रख सकते हो 5, क्योंकि उससे जो मेरा नंबर आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 27 और वो डिविजिबल होगा, या रख सकते हो k को 8, क्योंकि उससे जो मेरा नंबर आएगा वो आएगा 33। अब इन दो नंबर मेरे बैठ रहे हैं, लेकिन इसको 33 से होना है, तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो 11 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 11 से और कौन सा हो रहा है 27 हो रहा है, नहीं हो रहा, 33 हो रहा है, हो रहा है। तो किस वैल्यू के लिए ये दोनों से डिविजिबल है, k = 8 के लिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा k = 8। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 4:1 है इनिशियली। 25 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद मिल्क मेकिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू 9:2। अगर इसमें से मैं 25 लीटर निकाल भी लूँगा तो भी जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो भी इसी रेशियो में होगा, 4:1 में ही होगा, ठीक है। अब ये बात समझो कि इसमें कुछ दूध हमने ऐड किया, ये मिल्क है, ये वाटर है, तो जो नई रेशियो आई वो 9:2 आई, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो कि मैंने जो ऐड किया वो मिल्क क्या है, इसका मतलब मैंने पानी तो कांस्टेंट रखा, लेकिन यहाँ पानी चेंज हो रहा है, तो पानी को वही बना देंगे जो पहले था। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 9/2, और ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये है कि मैंने इसमें क्या ऐड किया था 25 लीटर मिल्क ऐड किया था, तो अब 9/2 माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा लीटर में 25 लीटर के। इसका मतलब आधा यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 25 लीटर के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 50 लीटर के। एक यूनिट आ गया 50 लीटर के। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो था मेरा, मिल्क और वाटर का, ये हो गया मेरा 200 लीटर, है ना, और 50 लीटर। लेकिन ये कब की स्थिति है, ये तब की स्थिति है जब हमने 25 लीटर निकाल लिया था। यहाँ था ना 25 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टेकन आउट, अब हम इसमें 25 लीटर जोड़ेंगे भी, क्योंकि हमें इनिशियली निकालना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 25 लीटर कैसे जोड़ेंगे, उसी रेशो में जोड़ेंगे जिस रेशो में हमने निकाला था, जिस रेशो में वो था। तो 4:1 की रेशो में हम लोग 25 लीटर को सेपरेट करेंगे। तो 5 4 20, मतलब 20 लीटर तो दूध हो जाएगा ऐड, और 5 लीटर क्या ऐड हो जाएगा, पानी ऐड हो जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा 220 लीटर, पानी कितना हो जाएगा 55 लीटर, ठीक है। तो मिल्क आ गया, मिल्क की क्वांटिटी आ गई 220 लीटर, तो आंसर मेरा आ गया 220, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट पर्सन्स हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 94 ईयर्स। व्हेन दीज टू पर्सन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन इज 26 ईयर्स। तो एवरेज ऑफ एंटायर ग्रुप इज इतना, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो है गंदा तरीका, लंबा तरीका, एक है शॉर्ट तरीका। पहले लंबा तरीके से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 40 बच्चों की 27.5 एज थी, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा 40 इंटू 27.5, ठीक है। वो कह रहा है कि मैंने दो लोग यंग ओल्डेस्ट और यंगेस्ट इसमें से हटा दिए, तो आपने इसमें से ओल्डेस्ट और यंगेस्ट हटा दिए, ठीक है। जब इन दोनों को हटाया तो एवरेज अब कितने लोग रह गए, 38 लोग रह गए, और उनकी उम्र क्या हो गई 26 साल हो गई। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये 1100 आ जाएगा, ओल्डेस्ट प्लस यंगेस्ट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 38,
इंटू 988, तो तुम्हारा ओल्डेस्ट और यंगेस्ट कितना आ जाएगा, इनका सम 112, और ओल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट कितना दे रखा है, यहाँ तुम्हें दे रखा है इनका गैप 94 है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें यंगेस्ट निकालना है कितना है, तो यंगेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो माइनस करके क्या आएगा 18, 18 आ जाएगा 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 ईयर्स। तो यंगेस्ट तुम्हारा आ गया 9। ये तो हो गया इसका बड़ा लॉन्ग मेथड। अब देखो एक रहेगा शॉर्ट मेथड, हमें इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखो वो हमें क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि इनिशियली जो थी 40 लोगों की इतनी थी, अब जब ये 2 लोग चले गए तो इतनी रह गई। तो तुम ये बताओ कि ये ओल्ड और यंग ये क्या लेके गए होंगे। देखो सबकी एवरेज अगर 27.5 थी, इसका मतलब इन दोनों की मैं एवरेज 27.5 मान लूँ, तो मतलब 27.5 इंटू 2, एक ओल्डेस्ट की एक यंगेस्ट की, प्लस अब ये अपने साथ और क्या ले गए, देखो अपने साथ ये क्या ले गए, ये हर एक, ये 38 लोगों का हर एक का, देखो बाद में क्या हो गया 26 हो गया, इसका मतलब डेढ़ जो है हर एक में से घट गया, भाई 1.5 साल हर एक के में से घट गया, तो 1.5 साल हर एक में से घट गया, तो 38 लोगों में से कितना घट गया 38 इंटू 1.5। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा 3/2 19, 19 3 57, तो तुम्हारा ओल्डेस्ट और यंगेस्ट कितना आ जाएगा 112, ठीक है। अब ये देखो ये कितनी आसानी से आ गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके, और ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के बीच का डिफरेंस तुम्हें क्या दे रखा है 94। अब तुम्हें यंगेस्ट निकालना है तो तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2 कर दोगे, तो 9 क्या आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इन हाउस ब्लॉक हैविंग इतने ऑक्यूपेंट एवरेज ऑफ 150 ऑक्यूपेंट्स ये है, 10% का जो है ये है, 40% का जो है वो ये है, तो एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग पर्सन्स निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन की मेन बात ये है कि आपको इसमें नंबर्स लेने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है, हम इसमें परसेंटेज में ही डील करेंगे। फॉर एग्जांपल 10% लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका एवरेज वेट 68 है, तो मैं 0.1 दिस इज 10%, ठीक है, इंटू 68, 40% का जो है 32 है, तो यह जाएगा 0.4 इंटू 32। अब 50% हो चुके हैं, 50% का मुझे निकालना है, तो 0.5 का मुझे पता नहीं, और अब यहाँ 150 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम परसेंटेज में डील कर रहे हैं, तो 100% होगा उसको मैं 1 लिखूंगा, और वो क्या होगा 50.9। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 6.8, ये आ जाएगा 12.8, और ये आ जाएगा 0.5 इंटू के मतलब जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 50.9। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.6 प्लस 0.5 के इज इक्वल टू 50.9, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 31.3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि क्या हो गया 62.6, तो 62.6 मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप कितनी भी बार असफल हुए हों, कितनी भी एग्ज़ाम्स में असफल हुए हों, जस्ट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप पढ़ाई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे, और परीक्षा IQ आप सभी का पूरा सपोर्ट करेगा टू अचीव व्हाट यू वांट। थैंक यू।